हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास में राजस्थान इतिहास के अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमने इतिहास की जो जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था और उनके बारे में हमने देखा था कि इतिहास की जानकारी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि अपने दो प्रकार के, एक तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। हम जब इतिहास के स्रोतों की हम बात करते हैं तो इतिहास के स्रोत हम दो स्रोतों से हम बात करते हैं, साहित्य के पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी थोड़ा वो जानकारी प्राप्त की थी और इतिहास साहित्य के हम पुरातात्विक दोनों स्रोतों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी पिछली क्लास में प्राप्त की थी। आज हम एक डिटेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोतों में हम पहले देखते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत जैसे कि क्या हैं, तो हमने पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था और डिटेल मैंने परिभाषा बताई थी कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेष जिनके माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का हमें अध्ययन करते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। देखिए अब जैसे हम बात करें कि पुरातात्विक स्रोतों की, जैसे कुल्हाड़ी है, आभूषण है, कोई भवनों के अवशेष हैं या अन्य कोई जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं, अब हम उनसे देखें तो हम जैसे मान लो हम कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से हम देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुल्हाड़ी मानव के उस समय या तो किसी वृक्ष को काटने में या शिकार करने में, इनमें उनके काम आती रही होगी। या किसी आभूषण की हम बात करें, आभूषण के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो कौन से आभूषण स्त्री का प्रयोग करती थी, कौन से पुरुष प्रयोग में लाते थे, कौन से दोनों, कौन से ऐसे आभूषण हैं जिनको स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। और उनके अलावा जब हम बात करते हैं जैसे कि भवनों के अवशेषों की, तो भवनों के अवशेषों से भी हमें उनके रहन सहन, उनके जो मकान थे, उनके जो कमरे बने हुए थे, उनमें उनके जो स्नानागार हैं, अनाज भंडार हैं, या उनकी जो रसोई है, रसोइयों से हमें उनके परिवार के बारे में पता चलता है कि उनका परिवार संयुक्त परिवार था या एकल परिवार था। जैसे कई जगहों पे हम देखते हैं कि कई चूल्हे मिले हैं एक ही रसोई में, कई जगह हम देखते हैं एक ही चूल्हा मिला है। तो उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे सामूहिक परिवार रहा होगा, यहाँ पे एकल परिवार रहा होगा। तो इस तरह से हमें जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो मानव के जीवन के पूरे चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनसे हमें पूरा अनुमान हम लगा सकते हैं, जैसे उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे रही होगी, या उन्होंने अपना जीवन कैसे कैसे बिताया होगा, या कैसे वो रहन सहन करते थे। उनका जैसे वस्त्रों से, जैसे अपन वस्त्रों की बात करें तो उनके पहनावा कैसा था, उन सभी के बारे में अपन बात कर सकते हैं। वो है सब पुरातात्विक स्रोतों से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं बात करूं पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोत जो यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाते हैं, तो जो पुरातात्विक स्रोतों का जो उत्खनन का कार्य करवाता है वो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। देखिए भारत में जो पुरातात्विक स्रोतों का जो उत्खनन का कार्य करवाता है या सर्वेक्षण का कार्य कराता है या अन्य जो भी कार्य हैं, जैसे कि उनका अध्ययन करवाना, उनका प्रकाशन करवाना, सभी कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया जाता है। अब मैं बात करूं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो भारत में जब मैं बात करता हूं तो भारत में इसकी स्थापना हुई है 1861 में। 1861 में इसकी जो स्थापना जिसके नेतृत्व में की गई है वो है अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में जब इसकी स्थापना की गई है उसकी मैं बात करूं तो राजस्थान की बात करें तो 1871 में इसकी स्थापना की गई थी। ACL कार्लाइल राजस्थान में इनकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो ACL कार्लाइल को दिया जाता है। देखिए भारत में 1861 में हुआ है, उसके 10 वर्ष बाद में राजस्थान में 1871 में ACL कार्लाइल के द्वारा किया गया था। देखिए अब जब इनका यहाँ पे स्थापना हुई उसके बाद में राजस्थान जब इसका पुनर्गठन हुआ वो हुआ है 1902 में, और ये किया गया है जॉन मार्शल द्वारा। तो देखिए अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान में स्थापना कब हुई थी, 1871 में ACL कार्लाइल के द्वारा, पर इसका पुनर्गठन कब किया गया था, पुनर्गठन किया गया 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा। और जो राजस्थान में उत्खनन का जो कार्य किया गया है, उत्खनन के जो भी कार्य किए गए हैं वो कब किए गए हैं, 1902 में। राजस्थान में 1902 के बाद में उत्खनन का कार्य एक व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पे उत्खनन का कार्य किया गया है। और जो उत्खनन के कार्य करने में जिन पुरातत्ववेताओं का सहयोग रहा है उनकी मैं बात करूं तो जैसे धीरज लाल साकलिया है और अपने वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं, RC अग्रवाल हैं, ब्रजवसी लाल हैं और AN घोष हैं, दयाराम साहनी हैं और DP अग्रवाल हैं आदि कई जो पुरातत्ववेता रहे हैं उन्होंने राजस्थान के जो उत्खनन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो ये रहे हैं। अब मैं बात करूं तो राजस्थान जब पुरातत्ववेताओं ने जो पुरातात्विक स्रोतों के जब उत्खनन किया, जो भी यहाँ पे उत्खनन किया तो जो भी पुरातात्विक स्रोतों में हमें निम्नलिखित कई सामग्रियां मिली है जो हमने पिछली क्लास में हमने देखी थी, जैसे कि अभिलेख हैं, अभिलेख शिलालेख स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं या प्रस्तुति हैं, सिक्के हैं, मर्दमांड हैं, बहुनावशेष हैं, उपकरण हैं, आभूषण हैं, स्मारक हैं या मूर्तियां हैं या ताम्र पत्र हैं आदि कई तरह से उनको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों के बाद में हम जब बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों में हम सब शुरुआत प्रथम हम करते हैं हम अब देखिए पुरातात्विक स्रोतों में हमने सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो है अभिलेख। देखिए जब पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में एक हैं। इनका जो महत्वपूर्ण होने का जो कारण है वो इनके तिथियुक्त होने के कारण ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अभिलेख लिखे गए हैं अभिलेखों के नीचे उनकी तिथि लिखी गई है तो उनसे अपन को अभिलेख का भी समय पता चलता है कि ये किस समय का अभिलेख है, और उसके द्वारा जो शासक ने जिसने लिखवाया है उसके बारे में भी अपन को इनसे पता चलता है अभिलेखों से। तो देखिए अभिलेखों का तिथियुक्त होने के कारण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्रोतों में आते हैं। अब मैं बात करूं अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको हमें कहते हैं एपिग्राफी। जो अभिलेख हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। अब भी मैं बात करूं तो जो अभिलेख हैं जो भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं, तो देखिए जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं
वो हैं सम्राट अशोक के। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के। अब इनमें सम्राट अशोक के अभिलेखों की जब मैं बात करूं तो इनकी भाषा की जब मैं बात करता हूं तो इनकी भाषा है प्राकृत मागधी भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा जब मैं अन्य लिपियों की बात करता हूं तो अन्य लिपियों में जैसे कि खरोष्टी, अरेमाइक एवं यूनानी। तो देखिए जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो है प्राकृत मागधी भाषा एवं लिपि ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि में जो अन्य लिपियां हैं वो है खरोष्टी, अरेमाइका एवं यूनानी लिपि है। इसके बाद में जब मैं बात करूं संस्कृत भाषा के अभिलेखों की, तो संस्कृत भाषा में जो अभिलेख सबसे प्राचीन जो सबसे पहला अभिलेख जो मिला है संस्कृत का जो सबसे पहला अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। इसको किसने लिखवाया है? रुद्र दामन ने, जो कि एक शक शासक हैं। जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आता है शक शासक। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रुद्र दामन एक शासक हुए हैं। उन्होंने रुद्र दामन शासक ने संस्कृत में भारत का संस्कृत में सबसे पहला अभिलेख जो लिखवाया है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में राजस्थान की। तो जब मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में जब आते हैं तो राजस्थान के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो या तो संस्कृत है, संस्कृत एवं राजस्थानी। तो जो राजस्थान के अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो कैसी है? संस्कृत या राजस्थानी भाषा में है। हालांकि कहीं कहीं पारसी भाषा के भी अपन को अभिलेख मिले हैं, पारसी भाषा में लिखे हुए अभिलेख भी मिले हैं। और जब हम इनकी शैली की बात करें, जो इनके अभिलेखों की जो शैली थी उसकी हम बात करें तो वो शैली थी इनकी गद्य एवं पद्य। ठीक है, ये इनकी शैली थी। जब इनकी लिपि की हम बात करें तो वो थी महाजनी एवं हर्षकालीन। ठीक है, और जिस लिपि का अभिलेखों में सर्वाधिक यूज लिया गया है या सबसे जो सबसे ज्यादा उपयोग जिसका लिया गया है वो है नागरी लिपि। ठीक है, तो एक बार देखिए हम बात करते हैं अभिलेखों के। हम दोबारा एक बार वापस से देख लेते हैं अभिलेख जो लिखे गए हैं। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। इनका महत्वपूर्ण होने का कारण है इनके तिथियुक्त होने के कारण। जब इनका तिथियुक्त होने का कारण जब हम देखें कि जो अभिलेख हैं उनका जो अध्ययन होता है वो एपियोग्राफी कहलाता है। इनका जो भारत के जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो लिखे हुए हैं, किसने लिखवाए हैं? सम्राट अशोक ने। और उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत एवं मागधी भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। जो अन्य लिपियां हैं वो जो खरोष्टी, अरेमाइका एवं यूनानी लिपि है। भारत में जो संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला अभिलेख लिखा गया था वो जूनागढ़ का अभिलेख था, जिसको शासक रुद्र दामन द्वारा लिखवाया गया था। अब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में संस्कृत भाषा एवं राजस्थानी भाषा में अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। उनकी जो शैली है वो है गद्य पद्य। और जो उनकी लिपि की बात करूं तो महाजनी लिपि या हर्षकालीन लिपि है। और जिस लिपि का सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो है नागरी लिपि। ठीक है, तो ये अपना हो गया अभिलेखों के बारे में
एक जानकारी मिली है कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपियोग्राफी है, इनकी कौन सी भाषा है और इनका कौन सी शैली है, ये अपन को जानकारी। अब हम आगे वाली जो क्लासें आएगी उनमें अभिलेखों को एक एक करके आगे अभिलेखों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि गोसुंडी का अभिलेख है या मोनमोरी का अभिलेख है, बिजोले का अभिलेख है, उन सभी को अपन एक एक करके आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के पास में शेयर करें।